बहुत बढ़िया। आ जाओ जल्दी जल्दी। सो पहला टेस्ट कैसा लगा? पहला टेस्ट अच्छा था? सही था पहला टेस्ट? मार्क्स नहीं आए? मार्क्स आ गए हैं यार, चेक करो एक बार। मार्क्स आ चुके हैं। आ गए हैं, देखो बाकी लोग भी देख रहे हैं। कोई बात नहीं, इस डिस्कशन के बाद देख लेना, मार्क्स आ चुके हैं। और जो आपका क्या कहते हैं रिजल्ट है, वो थोड़ा सा डिले करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया था। सिर्फ मार्क्स शो हो रहे हैं। हाँ, जो आपकी डिटेल्ड रिपोर्ट है उसके ऊपर काम चल रहा है। तो इस डिस्कशन के बाद मोस्ट प्रोबेबली आज रात तक आपकी डिटेल्ड रिपोर्ट भी अवेलेबल हो जाएगी, कि कौन से आपने गलत किए हैं, कौन से सही किए हैं, किस सब्जेक्ट में कितना फोकस करना है, किस पोर्शन में कितना करना है, सब कुछ बहुत इन डेप्थ डिटेल है आपकी। बहुत जल्दी ही लाइव होने वाली है, बहुत जल्दी दिख जाएगी आपको। ठीक है। सो मैंने मार्क्स देखा, काफी सारे बच्चों के अच्छे आए हैं मार्क्स। जो टॉप किया है, ये 650 प्लस किया है, तो काफी अच्छा स्कोर है। बट बहुत सारे लोग हैं जिनका जो थोड़ा सा मार्क्स है ना यार, मजा नहीं आया उतना। मतलब काफी लोग हैं जिनके मार्क्स बहुत ही कम आए हैं, एंड मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मार्क्स थोड़े बेटर लेके आओगे आप लोग। हाँ जी। तो कोई बात नहीं है, फर्स्ट टेस्ट था। डिस्कशन बहुत डिटेल में होगी, अच्छे से होगी, और बड़े अच्छे से आपने देखना है कि कैसे कैसे आपको सोचना था, क्या चीज़ आपने कॉन्सेप्ट लगाने थे, कौन से कॉन्सेप्ट पूछे गए थे, क्या सिर्फ एक ही चैप्टर का क्वेश्चन था, मल्टीपल 2-3 चैप्टर मिला के क्वेश्चन डिजाइन किया गया था। तो सारे पॉइंट्स हैं, डिस्कशन है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से अटेंड करना। तो अभी स्टार्ट करने से पहले ना एक काम करो, सब लोग जाके एक अपनी एनसीईआरटी 11th की, एक कोई खाली नोटबुक और एक पेन लेके आओ फटाफट से। ठीक है, डिस्कशन में बैठ रहे हो ना, तो एक अपनी एक एनसीईआरटी ला के रखो 11th की, एक खाली नोटबुक और एक पेन। तो हमेशा सबसे कोई भी डिस्कशन होगी, आपने ऐसा करना ही है। थैंक यू अक्षत, थैंक यू। हाँ भाई, नहीं बता रहा कुछ, जल्दी लेके आओ। लेके आ जाओ, मैं 2 मिनट तक वेट कर रहा हूँ। इतने सब लोग एनसीईआरटी और वो नहीं लेके आते। क्या बोलते हैं, अपनी एक खाली नोटबुक ले आओ जल्दी से, कुछ मिस नहीं होगा, फटाफट ले आओ, भाग के ले आओ। एनसीईआरटी हमेशा से ओपन कर रखनी है अपने बायो, जब भी होगी। हाँ जी। सो आप में से फर्स्ट अटेम्प्ट किस किस का होने वाला है नीट 2022? एक बार लिखो। 12th में कौन है अभी जो नीट पहली बार देगा? मुस्कान, बहुत अच्छे। और यश, अंशिका, बस 3 ही लोग हैं जो अभी नीट फर्स्ट टाइम देंगे। बाकी जो 30 के राउंड लोग हैं, वो नीट, अच्छा ड्रॉपर्स आप लोग सारे, या क्या सीन है? ओके। तो जो लोग ड्रॉपर्स हैं यार, आप लोगों को ध्यान क्या रखना है स्पेशली, कि जो आपकी मिस्टेक इस बार दिया था सर 192 है, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर पे कितने आए थे, कितने कम थे, कितने ज्यादा थे। नो सर, आई एम इन क्लास 11th। नव्या, आपका जो टेस्ट है फर्स्ट टेस्ट, वो कल होगा। 11th वालों का फर्स्ट टेस्ट कल हो रहा है। ये डिस्कशन जो नीट 2022 के लिए थे, उन लोगों के लिए है। ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट टेस्ट है वो कल होगा, आप उसको कल जेनेसिस डिजिटल पर जाकर देख सकते हैं। तो अब ये डिस्कशन आप लीव कर दीजिए, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होगा। बेटर है कि आप कल वाले टेस्ट की प्रिपरेशन कीजिए और कल टेस्ट अच्छे से देना। ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मार्क्स मैटर नहीं करते हैं उतने, कि आपके पहले कितने आए थे, अब कितने आए थे। आपने एक चीज क्या ध्यान रखनी है, कि आपका गलतियां जो गलतियां आपने नीट 2022 में की थी, वो सेम रिपीट नहीं करनी है आपने। ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग विक्टर, हाय। बहुत बड़े बड़े नाम रखे हो भाई, टाइटेनियम और पता नहीं क्या क्या। कल कौन सा टेस्ट है? कल आपका नहीं है, कल नीट 2023 वालों का टेस्ट है। आपका नेक्स्ट टेस्ट उसके बाद होगा। अभी कल जो टेस्ट है वो नीट 2023 जो लोग दे रहे हैं उनके लिए है। ठीक है।
तो टेस्ट मैं आपको बता दूं, टेस्ट जो हम लोग ले रहे हैं, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है नीट को लेके, आप भी क्लास 11th में हो तो आप भी कल वाला टेस्ट अटेम्प्ट करना। कल जो टेस्ट है, कल 10 o'clock लाइव हो जाएगा, उसको अटेम्प्ट करना, उसकी डिस्कशन में बैठना। अगर कोई अभी है जो क्लास 11th में है, जो नीट 2023 देने वाला है, वो लोग इस डिस्कशन को लीव कर दो यार, क्योंकि आप लोगों के लिए जो सेपरेट टेस्ट है वो कल होगा, उसकी डिस्कशन उसके बाद होगी। ये नीट 2022 वालों के लिए है, ठीक है, आप लोग छोड़ दो उसको। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो हमारे टेस्ट्स हैं, वो जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, हम लोग रखेंगे नीट 2021 पैटर्न पे। मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी, 35 स्टूडेंट, 35 जो क्वेश्चन होंगे वो कंपल्सरी होंगे, 15 क्वेश्चन ऑप्शनल होंगे, जिसमें से कोई 10 करने हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आती है, अगर तो नोटिफिकेशन में आ गया कि यही सेम पैटर्न यूज हो रही है, तो हमारे सारे टेस्ट आगे भी इसी पैटर्न पे चलेंगे। अगर हो जाता है कि नहीं, पहले वाले ही 180 क्वेश्चन ही आएंगे, तो हम भी अपनी जो ये है क्या कहते हैं पैटर्न को चेंज कर देंगे। मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सा टेस्ट है और टाइम क्या है और कैसे देना है? आपको ऐसे पता चलेगा कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल में पूरा शेड्यूल डला हुआ है। नीट 2022 के लिए अलग चैनल है, 23 के लिए अलग चैनल है, और सबके शेड्यूल डले हुए हैं कि कौन सी डेट को किसका कौन सा टेस्ट है। ठीक है। और टाइम क्या है? टाइम आपकी मर्जी है। टेस्ट जिस दिन होता है उस दिन सुबह 10 बजे लाइव होता है। उसके बाद आप कभी भी बैठ के 3 घंटे में टेस्ट आराम से अपने टाइम के अकॉर्डिंग दे सकते हो। ठीक है। कैसे देना है? तो क्या कहते हैं, जो वेबसाइट है मैंने टेलीग्राम पे डाली हुई है, मैं फिर डाल देता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है, इस पे आपको लॉगिन करना है अपने डिटेल्स के साथ। और इसमें कोई आपको चाहता है ना, थोड़ा समझाएंगे कैसे अटेम्प्ट करना है। आपने क्या करना है, courses.genesisdigital.in, जो मैंने भी चैट में लिखा है, ये डायरेक्ट मैसेज चला जाएगा, सबको भेजना था। एक सेकंड रुकना, मैं दोबारा भेज रहा हूँ, एक सेकंड दो मुझे। ठीक है। ये है हमारी वेबसाइट, इस पे आपको जाना है। इस पे जाके आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। तो जो आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड यूज किया होगा लॉगिन करने के लिए, जब आपने साइन अप किया था, वो ही अकाउंट से लॉगिन करना है। और जैसे ही टेस्ट लाइव हो जाएगा, आपको दिख जाएगा ऑप्शन, टेस्ट सीरीज में आप जाओगे ना। और मैंने एक वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पे, जो हमारा चैनल है जेनेसिस डिजिटल पे, उसमें मैंने वीडियो बनाई है कि जो टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो मैंने स्क्रीन शेयरिंग के साथ स्क्रीन रिकॉर्ड करके एक प्रॉपर वीडियो डाली हुई है, पर उसको देख लेना, उसमें आपको दिख जाएगा। और जो मेरे टेलीग्राम चैनल हैं, उनका नाम भी यही है, जेनेसिस डिजिटल मिशन नीट। तो नीट 2022 वाला भी मिशन नीट 2022, एंड 2023 वाला भी 2023। तो आपने ऐसे 2 चैनल है, इनको ज्वाइन कर लो, सारी डिटेल्स इनके ऊपर आती है। 5 चैनल आ रहे हैं टेलीग्राम पर, जेनेसिस डिजिटल मिशन नीट 2022, ये डालो, एक ही आएगा। अटेम्प्ट कैसे करना है, तो आप एक बार वीडियो देखना, उस वीडियो को आपको क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो सब लोग एक काम करो, मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, इस नंबर को नोट कर लो। कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पे। अरे यार, ये भी डायरेक्ट मैसेज चला गया, एक सेकंड रुकना। प्रतीक, सही किया आपने, सही ग्रुप ज्वाइन किया, मेरे पास नोटिफिकेशन आ गई है। ठीक है, ये नंबर है। कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आता है, आप इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको जो आपकी क्वेरी है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है। कोई भी आपको आ रहा है कि टेस्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, आप इस पे कर लो, हो जाएगा। हाउ टू मैनेज द टाइम इन द एग्जाम सर, मैं आपको ना इस सेशन के एंड में, या चलो मैं अभी ना थोड़े से टिप्स देता हूँ आपको सेशन स्टार्ट करने से पहले। कुछ टिप्स हैं जो मैंने पर्सनली यूज किए थे, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ, जिससे उनका काफी सारा फायदा होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट ही उससे करते हैं, उसके बाद फिर जूलॉजी की डिस्कशन करेंगे हम। तो मैं एक सेकंड स्क्रीन शेयरिंग ऑन करता हूँ, और फिर आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी सबको क्लियरली? हाँ भाई, यशिका हैंड रेज किया आपने, बोलो। मेरी स्क्रीन दिख पा रही है, नहीं दिख पा रही है? अभी तो नहीं।
ब्लैक शो हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा ठीक, 1 सेकंड रुको बस। अब ठीक है? अब तो ठीक होगा। चलो बहुत बढ़िया। तो पहले मैं आपको ना कुछ टेस्ट अटेम्प्ट करने के क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, आर्यन जो आपके डाउट है एक बार क्लास के बाद ना Q&A सेशन रख लेंगे, आप उसमें बताना, ठीक है? अभी कुछ चीज़ें सुनो, मैं जो आपको बता रहा हूँ चीज़ें उनका ध्यान दो। टाइम मैनेज नहीं हो पाता, क्वेश्चन बच जाते हैं। ओके, इसी के ऊपर मैं बात करता हूँ, सुनो सबसे पहले। आपको सबसे पहले तो क्या ध्यान देना है कि आपके जो 180 क्वेश्चंस हैं जो आप अटेम्प्ट करते हो, 180 क्वेश्चन कहने को होते हैं, कभी आपके कितने आ रहे हैं, 200 क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, जिसमें से आपको कोई भी 180 अटेम्प्ट करने हैं, है ना? तो इन 200 में से अगर आप मैं 180 लेके चलूं, मिनट कितने आपके पास, 180 ही मिनट्स हैं। सॉरी, फिजिक्स के लिए टिप्स, मैं सारी टिप्स दूंगा, टेंशन ना लो, पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, फिर मैं आगे बोलता हूँ, ठीक है? 180 मिनट्स आपके पास, 180 क्वेश्चंस करने हैं। तो देखने में तो लगता है कि भाई 1 मिनट पर क्वेश्चन करेंगे हम और सेट हो जाएगा, बट ये ना गलत होता है। इससे बहुत सारे बच्चों को ना कंफ्यूजन रह जाती है, और बहुत सारे बच्चों का मैनेज ही नहीं हो पाता और क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाते हैं। तो आपने क्या फोकस करना है, सब्जेक्ट वाइज तोड़ो। सब्जेक्ट वाइज अगर आप ब्रेक करोगे, सब्जेक्ट वाइज अगर ब्रेक करोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपने क्या देना है, बायो को नीट में आपका जो टाइम है वो एनीवेयर 30 to 40 मिनट्स होना चाहिए एट मैक्सिमम। 30 to 40 मिनट्स में आपकी बायोलॉजी सबसे पहले हो जानी चाहिए। उसके बाद केमिस्ट्री 40 to 50 मिनट्स, बस इससे ज्यादा नहीं। फिजिक्स एट मोस्ट 1 आवर, 1 घंटे में आपकी फिजिक्स हो जानी चाहिए। ये आपके टारगेट्स हैं भाई, आपने दिमाग में ये टाइम लेके चलना है। ये टाइम लेके आपने नीट अटेम्प्ट करना है, या जो कोई भी टेस्ट हो रहा है आपको वो इस टाइम के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है, ठीक है? तो अब क्या दिक्कत होती है कि कई बार हो जाता है कि आप फिजिक्स करने लगो और फिजिक्स खींचते खींचते 1.5 घंटा ले लेती है, 2 घंटे ले लेती है कभी कभी, बाकी सब्जेक्ट का टाइम कम बच जाता है। तो उसके चक्कर में क्या होता है भाई, एक तो फिजिक्स मुश्किल आई होगी, तभी डेफिनेटली आपको इतना टाइम लग रहा है। दूसरा, फिजिक्स करने के चक्कर में आपका टाइम कम बचा, तो वो टाइम कम होने की वजह से आपका केमिस्ट्री और बायो का टाइम ही खत्म हो गया है। तो आपने करना, हमेशा एक प्लान रखना है कि आप किस सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट करने वाले हो। मेरी फेवरेट सीक्वेंस थी बायोलॉजी, फिर फिजिक्स, फिर लास्ट में केमिस्ट्री। ये चेंज हो सकती है, आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है, बट बायो पहले करने का क्या फायदा होता है कि आधा पेपर ना बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, कि आपने आधे घंटे में बायो खत्म कर लिया तो 360 मार्क्स का पेपर आधे घंटे में खत्म हो गया है, बाकी 360 1.5 घंटे में करना, 2.5 घंटे में करना है। तो ऐसे कर सकते हो। ध्यान क्या रखना है कि अगर आपने फिजिक्स को 1 घंटा दिया है, डजेंट मैटर आपके 1 घंटे में चाहे 20 क्वेश्चन हुए, चाहे 25 हुए, चाहे 30 हुए, आप वहीं रुक जाओ। 1 घंटे जैसे ही फिजिक्स का होता है आप रोक दो। उसके बाद आपने अगर केमिस्ट्री को 30 मिनट्स दिए हैं, 40 मिनट्स दिए, केमिस्ट्री करो। बायो को 30 मिनट्स दिए, बायो करो। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है फिर से दोबारा फिजिक्स पे जाओ। उससे क्या होगा कि अगर बाय चांस एक सब्जेक्ट आपका मुश्किल लगता है, एक सब्जेक्ट आपको लगता है कि तो कंफ्यूजिंग था या ट्रिकी आ गया या मुश्किल आ गया, वो आपके सारे पेपर को खराब नहीं करेगा। अगर फिजिक्स मुश्किल आ गई और आप पूरा टाइम फिजिक्स में ही लगे रहे, तो फिजिक्स तो खराब होगी ही होगी, केमिस्ट्री और बायो भी खराब हो जाएगी, सिलेक्शन का कोई चांस ही नहीं है। तो आपने क्या करना है, पैनिक नहीं करना, जितना टाइम जिस सब्जेक्ट को अलॉट किया है उतने में ही करो, जो बच जाता है उसको बाद में करेंगे। तो सबसे पहले तो एक ये कर सकते हो आप टाइम मैनेजमेंट बेटर करने के लिए। दूसरा, मैं हमेशा बोलता हूँ ओएमआर शीट यूज करो। ओएमआर शीट की फोटोकॉपी करा के रखो, और जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ओएमआर में फिल करते हुए भरो। तो और टाइमर लगा के रखना है कि 1 घंटा मेरे पास, मैं देखता हूँ कि बायो में मैं कितने क्वेश्चन कर सकता हूँ एट मैक्सिमम ओएमआर शीट में फिल करते हुए। ये पर्सनली मैंने बहुत यूज किया था, एंड ट्रस्ट मी, जितना टाइम मैनेजमेंट इससे आता है ना, उतना किसी और चीज से मेरा आज तक नहीं आया। मतलब मैं शुरू में क्या करता था, टिक करता था और टाइम पे कभी ध्यान नहीं देता था, लेकिन जब मैंने करना स्टार्ट किया, स्टिल रिमेंबर कि बायो में मैं 1 घंटे में
60-70 क्वेश्चन कर पाता था। एट दी एंड जब मैंने महीनों महीनों ये किया, मुझे याद है मैंने एक एक घंटे में 250, 300 क्वेश्चन किए हुए बायो के, 300-400 क्वेश्चन भी किए हुए हैं एक घंटे में। तो टाइम इतना बढ़ जाता है अगर आप टाइम नोट करते जा रहे हो, आप ओएमआर शीट फिल कर रहे हो और टाइम नोट कर रहे हो, तो आपका जो टाइम है ना धीरे धीरे बहुत कम होता जाएगा और आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। तो आपका पेपर बहुत जल्दी खत्म होने लग जाएगा। तो भले ही आपको कुछ मुश्किल भी लग रहा है, कुछ ट्रिकी लग रहा है, आप उसको पेपर खत्म जल्दी करने के बाद दोबारा कर सकते हो। तो आपने हमेशा ओएमआर प्रैक्टिस करनी है तीनों सब्जेक्ट की। ये मत सोचना कि सर तो सिर्फ बायो के टीचर है तो बायो की बात ही करेंगे। भाई एम्स क्लियर किया है मैंने, तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छी रही होगी मेरी डेफिनेटली, टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी रही होगी। तो उस टाइम पे भी मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के लिए ओएमआर यूज करता था मैं। और उस ओएमआर यूज करना मैं बोलूंगा सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है मेरी बेटर टाइम मैनेजमेंट में। तो आपने ओएमआर शीट लो, 100, 200, 300, 400, 500 फोटोकॉपी करा के रखो और आज के बाद जब भी क्वेश्चन करोगे ओएमआर पे ही करने हैं, विद टाइमर, क्लॉक पे देख के ही कितने टाइम में कितना हो रहा है। तो आपकी जो ओएमआर शीट होगी उसमें जो शुरू में नेम का होता है, रोल नंबर का होता है, सब कुछ भरना है, रैंडमली कुछ भी भर दो, बस टाइम, क्योंकि आप तब भी भरोगे ना तो टाइम नोट होना चाहिए। और फिर जब आपने फाइनली बना लिया तो अपने मार्क्स बना के यहाँ पे आपको क्या क्या लिखना है, कितने मार्क्स आए हैं और कितना टाइम लगा है हर ओएमआर शीट में होना चाहिए। तो फिर आप जब बार बार आगे 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 करते रहोगे ना तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपके 70 मिनट लगे, तो नहीं कर रहे हो, आपको थोड़ा और फास्ट करने की जरूरत है, तो आपको ऐसे टाइम नोट करना है। फिजिक्स तो बहुत टाइम लगाती है, तो बुकलेट करते हुए भी ओएमआर यूज करें, रिवीजन के टाइम बुकलेट करते हुए भी। मैं कहूंगा बुकलेट करते हुए भी, लेकिन अगर आपको ऐसा है कि हर एक क्वेश्चन में ही बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप अलग से कर सकते हो। बट मेरी रिकमेंडेशन तब भी रहेगी कि आप बुकलेट करते हुए करो। जो क्वेश्चन टाइम लग रहा है उसको सर्कल कर दो, नेक्स्ट पे बढ़ो, जितना जल्दी हो रहा है उतना करते रहो, और फिर बाद में टाइम बचे उस टाइम पे जो सर्कल जो टाइम लगा रहे थे उसको करो। सम टिप्स फॉर फिजिक्स। फिजिक्स की भाई कुछ ही टिप्स होती हैं। एक सेकंड देना मुझे। हाँ जी। तो फिजिक्स के लिए मैं कहूंगा फिजिक्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहली सबसे बड़ी बात है आपके मन में ये है फिजिक्स के लिए, इसको खत्म करो, डरना नहीं है। अभी बताता हूँ आर्यन, जो आपका क्वेश्चन है आर्या, बताता हूँ मैं अभी 2 मिनट। पहले मैं फिजिक्स की बात करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनो। सब लोग मैक्सिमम 99% मेडिकोज को पता नहीं फिजिक्स से बहुत डर लगता है। आज ही मन में से डर निकाल दो। ये मत सोचना कि फिजिक्स मेरे को बहुत डर लग रही है या मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रही है तो मेरे से फिजिक्स हो ही नहीं पाएगी, मैं फिजिक्स क्लास में छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मेरे टाइम पे बहुत लोग थे पर्सनली जो सोचते थे कि केमिस्ट्री में मैं बहुत अच्छी लाऊंगा, बायो में बहुत अच्छी लाऊंगा, फिजिक्स में ठीक ठाक ला के सिलेक्शन ले लूंगा। बाय चांस उस टाइम पे हो जाता था, कट ऑफ थोड़ी नीचे रहती थी, आपके टाइम पे हो ही नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो फिजिक्स अभी से मन में कर लो कि करनी तो है, बाय हुक और क्रुक फिजिक्स करनी ही करनी है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले तो फियर निकालो। दूसरा, फिजिक्स में हर एक सब्जेक्ट में दो चीजें होती हैं, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस। फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद ही क्वेश्चंस पे जाना है, उससे पहले नहीं। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे? फिजिक्स खुद पढ़ना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, फिजिक्स खुद करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप फिजिक्स सिर्फ खुद करते रहोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री पे आता हूँ मैं सौम्या, पहले फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स आप खुद करते रहोगे नहीं हो पाएगा, फिजिक्स आपको किसी अच्छे टीचर से समझनी ही पड़ेगी। जब तक फिजिक्स आपको विजुअलाइज नहीं करवाई जाएगी कि कैसे मोशन इन 2D में बॉल ऐसे जा रही है और 1D में कैसे बॉल सीधी जा रही है, वो सब कुछ आपका क्या होता है, मेंटल इमेज बननी चाहिए, माइंड में इमेज बननी चाहिए। जब तक नहीं बनेगी तब तक आप फिजिक्स को नहीं कर पाओगे, जब तक विजुअलाइज नहीं होगी फिजिक्स, आप फिजिक्स नहीं कर पाओगे। तो पहली बात तो फिजिक्स खुद करने की ट्राई मत करना। एनसीईआरटी मत जाना। बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़नी, एनसीईआरटी पढ़नी, फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं, फिजिक्स की एनसीईआरटी बहुत ट्रिकी है। जब तक आपकी सारी फिजिक्स नहीं होगी 11th और 12th की, तब तक आप फिजिक्स बिल्कुल नहीं कर पाओगे, एक भी चैप्टर एनसीईआरटी से नहीं कर पाओगे। जिया क्या बोल रहे हैं, डू यू सेंड द मेन चैप्टर्स फॉर नीट 2023 ऑफ 11th और 12th? मुझे समझ में नहीं, आप क्या बोलना चाह रहे हो जिया, दोबारा लिखो आप, मैं इतना दोबारा बताता हूँ फिजिक्स के बारे में। तो कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी हैं।
जैसे मेरे पर्सनली नवनीत सर हैं जेनेसिस में, जिन्होंने मुझे पढ़ाया था 2013 से लेकर 15 में, और फिजिक्स उन्होंने ना विजुअलाइज कराई थी कि कैसे एक बॉल आ रही है, कैसे साउंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, एसएचएम में कैसे एक वो पेंडुलम कैसे चलता है, सब कुछ विजुअलाइज कराया था। विजुअलाइज करो, टीचर की बात बहुत ध्यान से सुननी है, क्लास में 100% फोकस होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही फिजिक्स क्लास खत्म होती है, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको फिजिक्स रिवाइज करनी है। फिजिक्स जितना जल्दी हो सके रिवाइज करनी है कि क्लास आपकी खत्म हो गई मानो 2 बजे, 2 से 2:30 लंच किया, 2:30 बजते ही आप फटाफट से क्या करोगे, फिजिक्स को क्या कहते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, जो आपने क्लास में सुना है उसका कॉन्सेप्ट बनाना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, ओके जी, आई आंसर यू शॉर्टली। 1 मिनट पहले फिजिक्स की बात कर लेते हैं। यशिका, बाद में मुझसे बात करना, ठीक है? एक बार नीट 2021 नीट पेपर, नीट 2022 के लिए तो बता रहा हूँ भाई, और किस लिए बता रहा हूँ मैं ये, उसकी तो बात कर रहा हूँ मैं कि कैसे फिजिक्स पढ़नी है। तो फिजिक्स आप टाइम जितनी जल्दी उसको रिवाइज करो, और उतनी ही जल्दी फिर आप क्वेश्चंस करो। फिजिक्स का और कोई तरीका नहीं है, ध्यान से सुनना है, जितना जल्दी उसके रिवाइज करना है, उसके बाद जितना जल्दी उसके क्वेश्चंस करने हैं। तो ये चीज लगाओ, क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं मतलब कॉन्सेप्ट वीक है, वहीं छोड़ दो, दोबारा कॉन्सेप्ट पढ़ो। क्वेश्चन हो रहे हैं तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करते जाओ। ठीक है, फिजिक्स का यही आपको तरीका, और कुछ नहीं करना है। केमिस्ट्री इजी है, केमिस्ट्री अगर मुश्किल भी लगती है ना, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में हो जाती है। फिजिक्स की तरह ट्रीट करो फिजिकल केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप मर्जी है समझ के करनी है कर सकते हो, वरना एनसीईआरटी रट लोगे, एनसीईआरटी से आता है। इनऑर्गेनिक तो डेफिनेटली एनसीईआरटी से आती है सारी की सारी। चलो, कैन यू सेंड सम प्रैक्टिस पेपर फॉर नीट इन द ग्रुप सर? ओके, मैं कर दूंगा इसको, ठीक है। मोर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर 11th एंड 12th फॉर नीट ऑन विच वी फोकस मोस्टली, ठीक है। बायो का तो मैं पर्सनली खुद ही बताता रहूंगा कौन चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कितना करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बोल रहा है कोई? ओके, शॉर्ट नोट्स क्या है कि मेरे कुछ जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने नीट क्लियर किया है 20 साल, उन्होंने बनाए थे बायो के भी, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी। तो वो लोग अभी उन शॉर्ट्स को ना डिजिटल फॉर्मेट में बना रहे हैं, और फिर वो पब्लिश करवाएंगे, तो थोड़े टाइम बाद आप उनको ले सकते हो, ठीक है। सर एवरी चैप्टर का टेस्ट कहाँ से दें फिजिक्स का, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। चलो अब ना सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी डिस्कशन फर्स्ट टेस्ट के, वरना डिले हो जाएगा। और इस सेशन के एंड में जो आपकी क्वेरीज हैं, एक Q&A सेशन रखेंगे, उसमें मुझसे पूछना, ठीक है। तो सेशन करते हैं स्टार्ट। अब आपको देखना है कि पेपर कहाँ से आया था और कैसे आपने करना था, कहाँ आपने गलती की, और कहाँ आपका आंसर ठीक होने के बाद भी कॉन्सेप्ट गलत भी हो सकता है, कैसे कैसे चीजें हो सकती हैं, वो सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। टेस्ट की आंसर की तो आएगी नहीं यार, टेस्ट की आंसर की और टेस्ट का पीडीएफ नहीं मिलेगा आपको। आप जब क्या बोलते हैं, अपना लॉगिन करोगे अपनी आईडी से, तो टेस्ट वहां पे दिख जाएगा आपको। तो वहां पे आपको सारे सॉल्यूशन और क्वेश्चन दिख जाएंगे, ठीक है। साइट पर भी नहीं है। चलो मुझसे एक बार बाद में बात करना, जो नंबर मैंने प्रोवाइड किया है मैं आपको बताऊंगा, इस सेशन के एंड में बात करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जूलॉजी पोर्शन। तो जूलॉजी में इस बार हमारा एक ही चैप्टर आया था, और सबसे गंदा चैप्टर जो जूलॉजी में है एनिमल किंगडम। गंदा क्यों? मैक्सिमम कोचिंग इस पे लगा देती हैं 2 से 3 से 4 महीने, है ना। मैक्सिमम कोचिंग कितना लगाती हैं? 2, 3, 4 मंथ्स। और इसमें से क्वेश्चन भी इतने आते हैं, कभी 2, कभी 3 या कभी 4, वो भी स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से। तो इतना टाइम इस पे लगाना, टू बी फ्रैंक, बेवकूफ़ी है। आप लोग मत लगाना, आप लोग मत पढ़ना, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो इतना टाइम मत लगाना इस पे। बहुत ही फालतू का चैप्टर है, ज़्यादा समझने वाला कुछ है नहीं, मैक्सिमम चीज़ें रटने वाली हैं। तो इसको उतना ही टाइम देना जितना डिजर्व करता है, ज़्यादा टाइम दोगे तो खराब हो जाएगा, ठीक है। और इसके कुछ पोर्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी धीरे धीरे। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। पोरिफेरेंस आर प्रिमिटिव एनिमल्स, बिल्कुल सही बात है, पोरिफेरा हमारे प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं। नव्या, बताता हूँ आपको क्लासेस कब स्टार्ट हो रही है, 25 से स्टार्ट हो रही है क्लासेस, के बारे में मैं इस सेशन के एंड में बताऊंगा। एसके हेलमेंस हैव अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी की लाइन है। अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे, एसके हेलमेंस देखोगे, वहां पे लाइन में लिखा होगा कि वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होता है। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 सब फाइला, प्रोटोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। ये कितने लोगों ने गलत किया? ये ट्रिकी मैंने ही बनाया था, ये क्वेश्चन मैंने ही डिजाइन किया था, और ये स्टेटमेंट मैंने जान के डाली थी, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसको सही करके सोच के करके आए होंगे, है ना।
भाई प्रोटोकोर्डेट्स में दो होते हैं, सिफेलोकोर्डेट, यूरोकोर्डेट, वो अलग अलग आपके सब फाइला हैं, उनको हम इंडिविजुअली प्रोटोकोर्डेट बोल देते हैं, बट सब फाइला बोलेंगे तो तीन आएंगे। एनसीईआरटी की लाइन है कोर्डेट से डिवाइडेड इनटू थ्री सब फाइला, ठीक है। और फोर्थ, कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन द एंडोस्केलेटन ऑफ एकाइनोडर्म्स एंड द सेल वॉल ऑफ एल्गी। इसको बहुत लोग गलत करके आए हैं ना। सेल चैप्टर खोलना एनसीईआरटी का, सेल चैप्टर में एनसीईआरटी 11th में जहां पे सेल वॉल की बात की हुई है वहां देखना कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है एल्गी में। मैक्सिमम लोग इसको गलत करके आए होंगे, और ये ट्रिकी क्वेश्चन मैंने ही डिजाइन किया था दो चैप्टर से उठा के, सेल और एनिमल किंगडम से, ठीक है। तो सेल वॉल ऑफ एल्गी में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। Given below are type of cells present in some animals. Each one is specialized to perform a single specific function except. देखो, कोएनोसाइट्स जो होते हैं जिनको हम कोलर सेल्स भी बोलते हैं, वो होते हैं आपके स्पंजेस में, इनका काम आता है न्यूट्रिशन। फिर जो आपके गैस्ट्रोडर्मल सेल्स और निमेटोसाइट्स होते हैं, ये होते हैं आपके सिलेंटरेटा नाइडेरियंस में, इनका काम होता है अटैचमेंट एंड डिफेंस। अब इंटरस्टिशियल सेल यहां स्पेसिफाई नहीं किया इन्होंने कि इंटरस्टिशियल सेल किसका। अगर तो बोल देते हैं इंटरस्टिशियल सेल ऑफ नाइडेरियंस या सिलेंटरेटा, वो होते हैं आपके टोटीपोटेंट सेल्स या स्टेम सेल्स, भाई जिनका काम है रीजनरेशन कराना, अगर ये सिर्फ और सिर्फ सिलेंटरेटा की बात कर रहे हैं। बट इन जनरल इंटरस्टिशियल सेल क्या होता है, कोई भी एक टिश्यू है, उस टिश्यू में जो मेन सेल्स हैं, मानो ये मैं बात कर रहा हूं लिवर की मान लो, टेस्टिस की मान लो, पैंक्रियाज की मान लो, किसी की मान लो, तो जो मेन सेल्स हैं उसके अलावा जो सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। यहां पे रेफर कर रहा है नाइडेरियंस को, सिलेंटरेटस को, वहां पे होते हैं टोटीपोटेंट सेल्स। बट अगर आप इन जनरल देखोगे, इंटरस्टिशियल सेल्स आर सेल्स अदर देन द मेन टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन दैट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे, ह्यूमंस में इंटरस्टिशियल सेल पढ़े हैं कहीं हमने, कौन बताएगा। ह्यूमंस में इंटरस्टिशियल सेल्स कहां पढ़े हैं हमने, बहुत बढ़िया जानशी। मैंने बोले कौन से होते हैं सेल्स, सेल का नाम बताओ टेस्टिस में, जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया, लीडिंग सेल्स। क्या से क्या फंक्शन है, एंड्रोजन सिक्रीट करना, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट कराना। कौन करता है, एलएच करता है इन पे एक्ट, एलएच एक्ट करेगा, एंड्रोजन रिलीज होगा, याद है ना, बहुत बढ़िया। चलो, फोर चेम्बर्ड हार्ट किस किस में होता है, बर्ड्स में होता है, मैमल्स में होता है, ओनली रेप्टाइल जिसमें फोर चेम्बर्ड हार्ट होगा वो होगा क्रोकोडाइल। एनसीईआरटी की लाइन है, स्ट्रोमा सॉरी क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। स्ट्रोमा ऑफ ओवरी में भी होते हैं, इंटरस्टिशियल लगभग हर जगह होते हैं। बर्ड्स में कैसे, एनसीईआरटी पढ़ो, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ो भाई, ह्यूमन फिजियोलॉजी सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना। वहां पे फोर चेम्बर्ड हार्ट दो ही क्या कहते हैं क्लासेस में है, बर्ड्स में और मैमल्स में है, एंड रेप्टाइल्स में भी सिर्फ क्रोकोडाइल्स में है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ो। एम्फीबियंस में होता है एंड रेप्टाइल्स में थ्री चेम्बर्ड हार्ट, और फिशेज कहां है, फिशेज में होता है टू चेम्बर्ड हार्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉन ग्लैंडुलर स्किन देख के कर सकते हो, कैमेलियन जो आपका रेप्टाइल है इसके ऊपर होते हैं स्केल्स, ग्लैंड्स नहीं होते, स्केल्स होते हैं, और टर्टल की स्किन पे भी स्केल्स होते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट सर्कुलेशन फिश बोल रहे हो, हाँ वहां पे डबल टू चेम्बर्ड हार्ट होता है ना, इसी वजह से इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट नहीं होती, सिंगल सर्कुलेशन होती है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है हमारे रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में। चलो उसकी बात करेंगे हम सर्कुलेशन में। नेक्स्ट है, बर्ड्स एंड मैमल्स शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एज अ कॉमन फीचर। अब पिगमेंट इन स्किन आना चाहिए था यहाँ पे, जो पिगमेंट स्किन में होता है ना वो अलग अलग हो सकता है। हमारे अंदर होता है मेलानिन, बर्ड्स में दो तरीके के पिगमेंट होते हैं, एक होता है जो उनको ब्राउनिश ब्लैकिश शेड देता है, एक होता है जो येलोइश वाली शेड्स देता है, तो ये अलग अलग होते हैं दोनों में। एलिमेंट्री कैनाल विद सम मॉडिफिकेशन, एलिमेंट्री कैनाल भी हमारी थोड़ी अलग अलग होती है, बर्ड्स में अलग तरीके की होगी, हमारी थोड़ी अलग तरीके की होगी। विविपेरिटी तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। विविपेरिटी का क्या मतलब होता है, जो गिव्स बर्थ टू यंग वंस, कि एग नहीं लेकर रहे, सीधा सीधा वो यंग वंस को डायरेक्ट बर्थ दे रहे हैं। तो ये कौन करता है, मैमल्स करते हैं, लेकिन बर्ड्स करते हैं ओवीपेरिटी, वो एग्स ले करते हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वार्म ब्लडेड नेचर, ये बिल्कुल सही है, दोनों आपके बर्ड्स भी और मैमल्स भी वार्म ब्लडेड होते हैं। दूसरा नाम क्या होता है वार्म ब्लडेड नेचर का, जल्दी बताओ, वार्म ब्लडेड नेचर का दूसरा नाम फटाफट से बताओ मेरे को।
बहुत बढ़िया जानशी, बहुत बढ़िया। होम्योथर्मी, ठीक है, गलत कर दिया। होम्योथर्मी। Which one of the following sets of animals belong to the single taxonomic group? नाम में फिश है पर ये सारी अलग अलग हैं, ये तो सबसे अलग है। सिर्फ और सिर्फ ये है जिसको आप फिश बोल सकते हो, बाकी इनमें से ट्रू फिश कोई भी नहीं है। कोई इनमें से मोलस्क है, कोई एकाइनोडर्मेटा में आता है, इनमें से कोई है जो आपका नाइडेरिया में आता है। तो बहुत सारे ये अलग अलग टेक्सोन के ऑर्गेनिजम्स हैं, बस इनके नाम के एंड में फिश लगा दिया, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। बैट, पिजन, बटरफ्लाई नहीं। बैट मैमल है, पिजन बर्ड है, बटरफ्लाई क्या है? बटरफ्लाई इंसेक्ट है, सॉरी आपका आर्थ्रोपोड है। मंकी, चिंपैंजी, मैन, ये सही है। ये सारे आपके एक तो मेमेलिया में भी आते हैं, और उसमें भी अगर आप ऑर्डर भी देखोगे ना तो ये लगभग सारे आपके सेम उसमें आ जाएंगे, ठीक है। सिल्कवम, टेपवम, अर्थवम, ये बिल्कुल गलत है। सिल्कवम आर्थ्रोपोड में आता है, टेपवम प्लेटीहेल्मिन्थ्स में आता है, अर्थवम एनालिड में आता है। तो ये सारे तो बिल्कुल ही अलग हो गए हैं। आंसर क्या होगा? आंसर इज सी। नेक्स्ट, फॉल्स स्टेटमेंट पूछी है। मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन ओबेलिया। ओबेलिया का एक नाइडेरियन है, एक सिलेंट्रेट है, इसमें मीजोग्लिया होता है, ये डिप्लोब्लास्ट है। इसमें दोनों लेयर्स के बीच में कोई सेलुलर लेयर नहीं है, मीजोग्लिया है जो ए सेलुलर लेयर होती है। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन एस्टेरियस। एस्टेरियस स्टारफिश रेडियल सिमेट्री होती है, बिल्कुल होती है। फेशियोला इज अ स्यूडोसिलोमेट एनिमल, बिल्कुल गलत बात है। फेशियोला होता है ए सिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट कौन होते हैं? एसके हेलमिन्थ्स होते हैं। टीनिया इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, बिल्कुल सही बात है। टीनिया ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ए सिलोमेट है। चलो, कहीं डाउट आए ना मेरे को रोक देना, वैसे तो इजी है, पर आपका सही अगर कहीं फिर भी डाउट आता है तो मेरे को आप रोक सकते हो। इन कॉकरोच एंड प्रॉन्स एक्सक्रीशन, अच्छा इनकरेक्ट पूछा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, मार्क कर लिया करो कि पूछा क्या है, दिमाग में रख लिया करो। पूछा इनकरेक्ट पूछा, करेक्ट पूछा। इन कॉकरोच एंड प्रॉन्स एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स अकर्स थ्रू मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। कॉकरोच में होता है, बट प्रॉन्स में होता है एंटीनल ग्लैंड्स। पेज नंबर 291 देखोगे 11th की एनसीईआरटी का, दिख जाएगा आपको एक्सक्रीशन में एंटीनल ग्लैंड्स होते हैं प्रॉन्स में, ना कि मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। इन टीनोफोर्स लोकोमोशन इज मीडिएटेड बाय कॉम्प्लेट्स, बिल्कुल सही बात है। इन फेस्टिवल ऑफ फ्लेम सेल्स टेक पार्ट इन एक्सक्रीशन, बिल्कुल सही बात है, ये भी लिखा है एक्सक्रीशन में। एंड अर्थवर्म्स आर हर्माफ्रोडाइट्स एंड येट क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस अमंग देम, बिल्कुल सही बात है। इवन दो अर्थवर्म सिलेबस से हट गया है, बट ये बिल्कुल सही बात है। आंसर 1 होगा, है 1 गलत है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने खुद डिजाइन किया था। कितने लोग इसको सही करके आए हैं जल्दी बताओ। सेगमेंटेशन किस किस में होती है, कितने लोग सही करके आए हैं? आकाश, प्रियांजलि, आर्या, मुस्कान, बहुत बढ़िया। बाकी सब लोग गलत कर आए। जानशी, मुझे पता था कि बहुत लोग गलत करके आएंगे, इसलिए मैंने स्पेशली डाला था, क्वेश्चन डिजाइन किया था। सिर्फ और सिर्फ 3 ग्रुप्स हैं, 3 फाइला हैं जहां पे सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है। एनसीईआरटी पेज नंबर 60 खोलोगे अगर आप, तो एक टेबल दिखेगी आपको। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, भयंकर इंपॉर्टेंट टेबल है ये। यहां से बहुत सारे आपके जो चीजें हैं ना वो क्लियर हो जाती हैं। तो यहां पे अगर आप देखो क्या गया सेगमेंटेशन, तो आपको दिखेगा सेगमेंटेशन कहां पे है। सिर्फ और सिर्फ एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कोर्डेटा, उसके अलावा हर जगह सेगमेंटेशन एब्सेंट है। तो क्वेश्चन इस टेबल से उठाया गया है। ये क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली बनाया था क्योंकि हम भूल जाते हैं कि किस किस में था। तो ये टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको मार्क कर लो अपनी एनसीईआरटी पेज नंबर 60 पे कि ये जो टेबल है इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक और कॉलम बना लेना इसमें फर्टिलाइजेशन का, वो अपने आप बना लो भाई, किस में एक्सटर्नल होती है किस में इंटरनल होती है, वो आप बना लोगे ना तो आपका लगभग सारा चैप्टर सिर्फ इस टेबल से हो जाएगा। पलक पूछ रही है टेस्ट कैसे अटेंड कर सकते हैं। मैंने बताया ना genesisdigital.in पे जाना है। आप क्या कर सकते हो पलक, मैं आपको भेजता हूं एक नंबर, इस पे कांटेक्ट करना, ठीक है। नंबर नोट कर लो, कांटेक्ट करना, बता दूंगा कैसे आप अटेंड कर सकते हो। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये यहां से उठाया था मैंने अब दिखाना था कि टेबल कितनी ज्यादा जरूरी है। चलिए फिर आता है, ये भी मैंने बताया था। अच्छा इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आर्थ्रोपोडा जिसमें सेगमेंटेशन होती है। लोग हेमिकोडाटा सोच के ना
कि शायद कोऑर्डिनेट्स के तो छोटा पार्ट है, इसमें भी होती होगी, 2 करके आए होंगे, मैंने इसलिए हेमी कोऑर्डिनेट ऑप्शन रखा था। आंसर इज सिर्फ और सिर्फ इन चारों में से आर्थ्रोपोडा। सो आंसर इज वन ऑफ द अबव। ये मैंने बनाया है। ये कितने लोग सही कर गलत करके आए ये बताओ? 160 कितने लोग गलत करके आए हैं? कोई नहीं बताएगा गलती अपनी। सही कौन कौन करके आया इसको? अरे बहुत बढ़िया, आकाश, प्रेरणा, अंशिका, मुस्कान, बस 4 लोग सही करके आए हैं। मुझे उम्मीद थी, मुझे था कि बहुत लोग गलत करके आएंगे। साइट पे शो नहीं हो रहा कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा गलत, तो आपको पता तो होगा, आपको अपना तो पता है ना कि सही करके आया नहीं। अच्छा, हार्दिक ने क्लास में बता दिया था, अरे यार चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहां से उठाया है, ये देखो, दिस पोर्शन इज द प्रोबोसिस। इसका तो कुछ नाम ही नहीं है दिया इन एनसीईआरटी में, मैंने इसको मार्क कर दिया है। दिस इज योर कॉलर, दिस इज योर ट्रंक। तो मैंने ट्रिकी बनाने के लिए इसको टेल बना दिया, इसको कॉलर बना दिया और उल्टे पुल्टे कर दिए ऑप्शंस। आंसर है हमारा कि आपका ये कॉलर है, दिस इज योर कॉलर एंड दिस इज योर ट्रंक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 161। 161 कहां गया? पीछे ही था। हाँ, बहुत इजी है, तो मैच करेंगे। अगर हम मैच करने का एक तरीका होता है, कोई ऐसा ऑप्शन देख लो जो सब में यूनिक है क्या, कोई ऐसा तो नहीं है जो किसी में भी नहीं है, सब में ही अलग है। अब देखो D4 है, तो D तो आपको देखने का मतलब ही नहीं बनता कि आप D कर भी लोगे, कोई आपका ऑप्शन एलिमिनेट ही नहीं होगा। आप क्या कर सकते हो भाई, सेम नहीं है, एटलीस्ट दो दो तो सब में है, तो आप कोई भी एक उठा लो। मान लो आप E उठा लो, ठीक है। तो हमें पता है काइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होना उसका एक बहुत बड़ी फीचर है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम बहुत बड़ा फीचर है। तो ई का 2 हो गया, है ना, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब देख लो कौन सा अलग है, बी अलग है, बी से कर लेते हैं। एस के एलिमेंट्स में क्या होता है, मस्कुलर फेरिंग्स या मेटामेरस? नहीं, मस्कुलर फेरिंग्स होता है, हो गया आंसर सी। 2 ऑप्शन सही हो गया। मैथ्स भी बोलेंगे ऐसे ही करने होते हैं, जितना जल्दी एलिमिनेट कर पाओ ना बाकी ऑप्शंस, उतना जल्दी करो, आपके बाकी टाइम बच जाएगा, आपको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, हम देख लेते हैं डिस्कशन में, क्या एनालिट्स में मेटामियर्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। फिर क्या बचा, ई का 2, नहीं सॉरी डी का 4, आर्थ्रोपोडा में जॉइंट अपेंडेजेस, बिल्कुल, उसका नाम ही है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो जॉइंट्स, पोडा अपेंडेजेस, नाम ही है जॉइंट अपेंडेजेस आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन ही मैंने बनाया था। सेंसरी अपेंडेजेस किस में होते हैं? आर्थ्रोपोडा सबको पता है, मोलस्का नहीं पता होता बहुत सारे लोगों को। तो मोलस्का में अगर हम देखेंगे ना, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है जो हम भूल ही जाते हैं, हम पता नहीं इसको क्यों नहीं ध्यान देते। मोलस्का, द इंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटेकल्स। मुझे मोलस्का याद था बस, यार आर्थ्रोपोडा तो याद होना चाहिए ना। कॉकरोच पे क्या हमने एंटीना नहीं पढ़े कि उनके सेंसरी अपेंडेज नहीं है? वो बिल्कुल है, लेकिन मोलस्का के पास भी सेंसरी टेंटेकल्स होते हैं, तो सेंसरी अपेंडेजेस मोलस्का के पास भी हैं। और बहुत सारे लोग इसको गलत करके आए होंगे, आई एम श्योर। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी, आर्थ्रोपोडा के पास भी होता है आपका, मोलस्का के पास भी होता है। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत स्मार्टली डिजाइन किया था बैठ के। चलो अगला बहुत ईजी है, फैक्चुअल है, कोई कुछ करना ही नहीं है, इसको मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं हम। कोई ऑप्शन है जो सब में यूनिक हो? जैसे ई है, ई अलग अलग जगह दिया होगा, ई बड़े आराम से सबको एलिमिनेट कर देगा लगभग। ई है पैरेट, क्या पैरेट में जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं? पर्चिंग, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, बस यही हो गया, एक से ही आपका आंसर आ गया। ठीक है, बाकी देख लो फटाफट। पाइला क्या होता है? पर्सनल होती है, प्रेजेंस ऑफ शेल होता है, बिल्कुल होता है। बी का 1 कॉकरोच में जॉइंट अपेंडेजेस आर्थ्रोपोडा, बिल्कुल है। एस्टेरियस, सी का 3 वाटर वेस्कुलर सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। डी का 4 टोरपेडो में इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, इलेक्ट्रिक ईल है, बहुत बढ़िया। ई कर ही चुके हैं। एफ 6 डॉगफिश ब्लैक स्केल्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आपको ऐसे एलिमिनेट करके करना होता है, एलिमिनेशन से करोगे तो आपके जो मैच दी फॉलोइंग है बहुत जल्दी हो जाएंगे। इन विच ऑफ द एनिमल्स नर्व सेल इज प्रेजेंट बट ब्रेन इज एब्सेंट? बहुत सारे लोग इसका स्पंज कराए होंगे, स्पंज में ब्रेन नहीं होता, बट ब्रेन वहां पे नर्व सेल भी नहीं होते। पूछ रहे हैं जहां नर्व सेल होते हैं बट ब्रेन नहीं होता, आंसर इज हाइड्रा। सिलेंट्रेट्स में ब्रेन नहीं होता है, हाइड्रा में ब्रेन नहीं होता है। ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड लास्ट चैप्टर है, उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अर्थवर्म कॉकरोच में ब्रेन होता है। कौन बताएगा मुझे, कॉकरोच में ब्रेन, विच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स ब्रेन इन कॉकरोच? जल्दी बताओ, विच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स ब्रेन इन द कॉकरोच?
स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। एक ही आंसर आया अब तक, जल्दी बताओ बाकी लोग, कौन सा स्ट्रक्चर है जो ब्रेन रिप्रेजेंट करता है? बहुत बढ़िया, आंसर इज सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज? नोटोकॉर्ड्स नाम ही है कॉर्डेट्स, जिसके अंदर नोटोकॉर्ड कभी ना कभी हो लाइफ में, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता ही होता है। तो सब कॉर्डेट्स में एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड होगी ही होगी, नो एक्सेप्शन। साइकन बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। साइकन क्या होता है आपका? साइकन एक स्पंज है। तो स्पंज होते हैं लूज एग्रीगेट्स ऑफ सेल्स हैं, तो मल्टी सेलुलर है डेफिनेटली है, बट कोई टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वहां, टिश्यू नहीं है, सिर्फ सेल्स हैं जो लूजली अरेंज्ड है बस। चलो, नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टर्स एयर ब्लैडर, ओपर्कुलम, विविपेरिटी। बोनी फिशेस में क्या क्या होता है? विविपेरिटी तो बिल्कुल भी नहीं होती, ओविपेरिटी होती है बोनी फिशेस में, तो यहीं से आपका एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड जिसमें भी है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आंसर क्या चाहिए? समझ रहे हो आपने अटेम्प्ट कैसे किया हुआ क्वेश्चन कि हाँ एयर ब्लैडर होता है, ओपर्कुलम 1 2 क्या 3 होता है? नहीं, टाइम लगता है। थर्ड तो हो ही नहीं सकता ना, विविपेरिटी तो आपकी बोनी फिशेस में होती ही नहीं है, ओविपेरिटी है। एक ऑप्शन एलिमिनेट किया, आपका 2 सेकंड में आंसर आ गया। तो आप, ये डिफरेंस होता है कि कैसे आप टाइम बचा सकते हो, एक एक सेकंड बचा सकते हो। तो एक ऑप्शन एलिमिनेट करो और आपके एक आंसर बन गया। ठीक है, तो कुछ थोड़ा स्मार्टली किया करो, इजी क्वेश्चन को भी टाइम बचेगा, सेकंड्स बचेंगे कुछ। चलो, when a fresh water protozoan possessing a contractile vacuole is placed in a glass containing marine water क्या होता है? salt water। वैक्यूल में पानी भरा होता है, आप इसको रख दो मरीन वाटर में। मरीन वाटर में सॉल्ट्स ज्यादा होते हैं ना, सोल्यूट ज्यादा होते हैं, तो मरीन वाटर हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं उसको? हाइपरओस्मोलर। तो पानी कहां से कहां जाएगा? हाइपोस्मोलर से हाइपरओस्मोलर जाता है हमेशा। तो जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में पानी भरा हुआ है उसमें से निकल निकल के बाहर चला जाएगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वॉल्यूम वैक्यूल अलग में खत्म हो जाएगी, डिसअपियर कर जाएगी। छोड़ दो इसको, वैसे प्रोटोजोन्स सिलेबस में इतना ज्यादा नहीं है, बट क्योंकि मैं सारा का सारा पेपर ही बहुत इजीली डाल सकता, तो एक दो क्वेश्चन थोड़े बाहर से डालने ही थे ना, तो इस वजह से मैंने डाला है। बट कॉन्सेप्ट ये है, वाटर मूवमेंट आपको पता होनी चाहिए कि हाइपर ऑस्मोलर से हाइपोस्मोलर में जाता है। चलो, अगला क्या है? करेक्टली मैच्ड किसके टेक्सोन के साथ है? मिलीपीड, एरेकिनिडा नहीं। एरेकिनिडा में क्या क्या आता है? अरेकेनिडा में स्पाइडर्स, एंड्स एंड स्कॉर्पियंस आते हैं। आकाश पूछ रहा है कि डिक्रीज इन साइज में क्या गलती है? गलती नहीं है कुछ, डिक्रीज होगा, डेफिनेटली होगा, बट डिक्रीज होने के बाद डिसअपीयर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो बेटर आंसर क्या है? एमसीक्यू में हम गलत नहीं बोलते हैं, सही गलत नहीं होता, एमसीक्यू में होता है बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है? बेस्ट पॉसिबल है कि डिसअपीयर होगा, डिक्रीज होते होते अल्टीमेटली डिसअपीयर ही हो जाएगा। ठीक है, आपने सिर्फ डिक्रीज लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ डिक्रीज हो रहा है, डिसअपीयर नहीं हो रहा। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है? वो है डिसअपीयर। तो आपको ये नहीं चूज करना कि होता क्या क्या है, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है। अगर सिर्फ डिक्रीज इन है, एब्सेंट नहीं है, तो डिक्रीज हो जाएगा आंसर। अगर डिसअपीयर नहीं है तो आंसर डिक्रीज हो जाएगा, डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगा। चलो, सिल्वर फिश कोडाटा में आती है? नहीं, सिल्वर फिश एक्चुअली एक आर्थ्रोपोड है। सी एनिमोन? नहीं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, नाइडेरिया गलत हो गया। ठीक है, डक बिल्ड प्लेटिपस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा मैमल जो ओवीपेरस है, ये होता है एग लेइंग मैमल। एग लेइंग मैमल होता है हमारा डक बिल्ड प्लेटिपस, बहुत इंपॉर्टेंट। खाली प्लेटिपस बोल दो या डक बिल्ड प्लेटिपस बोल दो, वो ओवीपेरस होता है। मैमल्स में बहुत ही कम ऐसे हैं जो एग ले करते हैं, उनमें से एक है डक बिल्ड प्लेटिपस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स डू ऑल द फोर गिव बर्थ टू यंग वंस? यानी कि विविपेरस कौन कौन है? ऑस्ट्रिच नहीं, बर्ड है, ओविपेरस है। प्लेटिपस नहीं, हमने अभी पढ़ा एग लेइंग मैमल है। कीवी नहीं, बर्ड है, एग लेइंग है। कैंगरू यस, हेजहॉग यस, डॉल्फिन यस, लोरिस यस, सारे के सारे मैमल्स है, सारे के सारे विविपेरस है। ठीक है, एलिमिनेशन से बहुत इजीली हो सकता है। व्हाट इज कॉमन बिटवीन पैरट, प्लेटिपस एंड कैंगरू? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, सुन लो। ओवोपेरिटी नहीं, सिर्फ प्लेटिपस और पैरट है जो ओवोपेरस हैं। कैंगरू ओवोपेरस नहीं है, कैंगरू एग ले नहीं करता है। कैंगरू का एक स्पेशली केस है, कैंगरू इमेच्योर बेबीज को बर्थ देता है, मतलब मैच्योर नहीं है, बेसिकली वो फुली डेवलप्ड नहीं है, वो
कम डेवलप्ड बेबीज को देता है उसको हम बोलते हैं ओवोविविपेरस। ठीक है, चलो होम्योथर्मी, ये बिल्कुल सही है। होम्योथर्मी मतलब वार्म ब्लडेड नेचर, बिल्कुल सही बात है। बर्ड्स और मैमल्स दो ही ग्रुप हैं जो होम्योथर्मी शो करते हैं। आंसर हो जाएगा होम्योथर्मी। टूथलेस जोज, नहीं, कैंगरू के पास टीथ होते हैं, बाकी दोनों के पास नहीं होते। फंक्शनल पोस्ट एनल टेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो। नीट एस्पायरेंट, हेलो डॉक्टर, एक्चुअली आई एम इन 10th क्लास, ग्रेटली एंथुसियास्ट फॉर बायो। वेलकम, बहुत बढ़िया, लगाओ फिर ऐसी 15-20 मिनट सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, बायो में और इंटरेस्ट आएगा आपका। ठीक है, फिर बात करते हैं। चलो, फंक्शनल पोस्ट एनल टेल, टेल है और फंक्शनल है। कैंगरू में जो टेल होती है उसका काम होता है बैलेंस करना। जब कैंगरू फाइट कर रहा है या भाग रहा है ना, तो बैलेंसिंग में बहुत ज्यादा काम करती है आपकी कैंगरू की टेल। प्लेटिपस में जो टेल है उसका काम है फूड स्टोर करना। ठीक है, बर्ड्स की टेल जो होती है, पैरट की टेल है, उसका एज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। फ्लाइट में थोड़ी बहुत बैलेंसिंग कराता है डेफिनेटली, बट इतना ज्यादा कोई रोल नहीं है। इनकी जो पर्सनल टेल है उसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, चलो आंसर हो जाएगा होम्योथर्मी है ये तो, कोई एक्सेप्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि बर्ड्स और मैमल्स में होम्योथर्मी होती ही होती है, तो आंसर हो जाएगा होम्योथर्मी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, एक्सक्रीटरी ऑर्गन करेक्टली स्टेटेड है, ये एक्सक्रीशन का क्वेश्चन बेटर है एज कंपेयर टू एनिमल किंगडम। तो अर्थवर्म में सारे नेफ्रीडिया होते हैं, फेरेंजियल, इंटेगुमेंट्री एंड सेप्टल। अब अर्थवर्म तो सिलेबस में है नहीं, बट स्टिल आप एलिमिनेट कर सकते हो। कॉकरोच में मेल्फिजन ट्यूब्यूल्स तो होते हैं, बट एंटेरिक सीका नहीं, उनका काम एक्सक्रीशन नहीं है, उनका काम डाइजेशन में हेल्प करना है। फ्रॉग्स में किडनीज होती हैं, यस, बट स्किन एंड बकल एपिथेलियम उनका कोई रोल प्ले नहीं करता है। किडनीज एनसीईआरटी लिखती है, फ्रॉग भी वैसे सिलेबस से बाहर है, बट एनसीईआरटी लिखती है कि फ्रॉग में एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किडनीज, यूरेटर और ब्लैडर सब कुछ है। ह्यूमंस में किडनीज, सीबेशियस ग्लैंड्स एंड टीयर ग्लैंड्स, टीयर ग्लैंड्स हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं है। किडनीज हैं, सीबेशियस ग्लैंड्स हैं, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे टीयर ग्लैंड्स एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। One example of animals having a single opening to the outside that serves both as mouth as well as anus, कहना क्या चाह रहे हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डेफिनेशन है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की। अगर आप एनिमल किंगडम ध्यान से पढ़ोगे तो जहां पे इनिशियल वाला पोर्शन में लिखा हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो सकता है, इनकम्प्लीट हो सकता है। इनकम्प्लीट का मतलब होता है जहां पे एक ही ओपनिंग है, कंप्लीट का मतलब होता है जहां पे डुअल ओपनिंग है, एक माउथ अलग है, एनस अलग है। तो अगर आप इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखो एनसीईआरटी के, वही टेबल अगर खोल लें, एनसीईआरटी की टेबल में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कहां पे है, इनकम्प्लीट किस किस में है, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट, बस इसके बाद सब में कंप्लीट है। ठीक है, तो यहां से आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्लेटी हेलमिन्स तक इनकम्प्लीट है, तो इसमें से कौन सा है जो इनकम्प्लीट है, फेशियोला है, प्लेटी हेलमिन्स है, इसमें होगी इनकम्प्लीट। ठीक है, ऑक्टोपस, एस्टेरियस, एस्कीडिया नहीं, डायग्राम में देखो, टेबल में देखो, सब में कंप्लीट है। स्पंजीला, लीच, डॉल्फिन एंड पेंगुइन के बारे में क्या क्या करेक्ट है, ऑल आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, नहीं, स्पंजीला एक स्पंज है और ये एसिमेट्रिकल है। ठीक है, पेंगुइन इज होम्योथर्मिक व्हाइल द रिमेनिंग आर 3 आर पोइकिलोथर्मिक, नहीं नहीं, डॉल्फिन भी आपकी मैमल है और ये होम्योथर्मिक है, वार्म ब्लडेड है। लीच इज फ्रेश वाटर फ्रॉम व्हाइल ऑल अदर्स आर मरीन, नहीं, आपकी इवन स्पंजिला और इवन कुछ डॉल्फिन्स ये भी फ्रेश वाटर हो सकती हैं। स्पंजिला है स्पेशल कोलर्ड सेल्स कॉल्ड कोएनोसाइट्स नॉट फाउंड इन द रिमेनिंग 3, ये बिल्कुल सही बात है। स्पंजिला में कोएनोसाइट्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके पोरिफेरंस में, स्पंजिस में मिलते हैं, जो इन तीनों में नहीं होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्पंजिला। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ये मैंने बनाया क्वेश्चन। एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ 3 जगह लिखा है जहां पे फाइलम एक्सक्लूसिवली मरीन है, एक भी मेंबर फ्रेश वाटर नहीं है। कौन कौन से 3 है, रट लो, आज ही रट जाने चाहिए, टीनोफोर्स, एकाइनोडर्म्स, प्रोटोकॉर्डेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को लगता है कि नहीं होगा ये, बट अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे, एनसीईआरटी में इनके लिए भी लिखा हुआ है प्रोटोकॉर्डेट्स के बारे में, प्रोटोकॉर्डेट्स के बारे में, ये रहा। ठीक है, तो एनसीईआरटी इस तरीके से पढ़नी है आपको। सिर्फ 3 फाइलम है जो बिल्कुल एक भी मेंबर फ्रेश वाटर नहीं है। सिलेंट्रेट्स में हो सकता है, एग्जांपल देगा कोई फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट का, जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट, बहुत बढ़िया, आंसर इज हाइड्रा। जेलीफिश नहीं, नहीं जेलीफिश आपकी मरीन है, आंसर इज हाइड्रा। चलिए, which one of the following statement about certain given animals is correct? Flatworms platyhelminths are coelomates, नहीं एसिलोमेट होते हैं। राउंडवर्म्स एस्केhelminths are pseudocoelomates, बिल्कुल सही बात, एनसीईआरटी बोलती है। मोलस्क्स आर एसिलोमेट्स, नहीं गलत बात है। इंसेक्ट्स आर pseudocoelomates, नहीं ट्रू coelomates है। बहुत इजी है, आंसर इज बी, एस्केhelminths होते हैं आपके pseudocoelomate। एक ही फाइलम दिया हुआ एनसीईआरटी में pseudocoelomate का, रटना है बुरी तरह रटना है, एस्केhelminths। Which one of the following statement is totally wrong about the occurrence of notochord while other three are correct? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ इन एम्फियोक्सियस, बिल्कुल सही बात है, थ्रू आउट लाइफ होता है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल इन एस्कीडियंस, बिल्कुल सही बात है। अगर हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ ये रहा, इन यूरोकॉर्डेटा जो नोटोकॉर्ड होती है, इट इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, और यूरोकॉर्डेटा का एग्जांपल क्या है, एस्कीडिया है। तो आंसर हो गया, बिल्कुल सही बात है। कोई बात नहीं अनंत, लेट हो आप, कोई बात नहीं, यूट्यूब पर आपको सारी डिस्कशन मिल जाएगी बहुत अच्छे से इस फर्स्ट टेस्ट की, वहां पे देखना आपको जो मिस हो गया है। ठीक है, सिफेलोकॉर्डाटा में इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, तो ये दोनों तो यहीं से हो गए। ठीक है, एस्कीडियंस में होता है, एम्फियोक्सियस में होता है। फिर आता है, क्या अडल्ट फ्रॉग में ये वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है? बिल्कुल सही बात है, वर्टिब्रल कॉलम रिप्लेस कर देती है आपके नोटोकॉर्ड को अडल्ट फ्रॉग में। इट इज एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ये गलत हो गया। अगर ये एब्सेंट होता हमारे अंदर कभी होता ही नहीं तो हम कोऑर्डिनेट ही नहीं होते ना। कोऑर्डिनेट का मतलब ही है जिसकी लाइफ में कभी ना कभी नोटोकॉर्ड रहा हो। ठीक है, चलो मुझे जल्दी बताओ, सब लोग जल्दी सुनो मेरा क्वेश्चन। एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है कोऑर्डिनेट के बारे में, कोऑर्डिनेट का डायग्राम दिया है, उसमें दो चीजें हैं, नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड। मुझे बताओ विच वन इज डोर्सल, डोर्सल कौन सा है, नोटोकॉर्ड या नर्व कॉर्ड? नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड, जल्दी बताओ जल्दी। नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड दोनों ही आंसर आ रहे हैं देख लो आपने एनसीईआरटी किस लेवल से पढ़ी है। ये रहा ये रहा भाई, ये रहा, नर्व कॉर्ड डोर्सल है, नोटोकॉर्ड उससे नीचे है। तो जितने लोगों ने नोटोकॉर्ड बोला है एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो आप ढंग से। एनसीईआरटी का एक एक डायग्राम पता होना चाहिए आपको सोचो यही क्वेश्चन आ जाता है, बस ये हटा देते और ए और बी लिख देते, हो जाता आपका गलत। डोर्सल मतलब ऊपर की तरफ, तो नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड है आपका जो डोर्सल है, नोटोकॉर्ड है आपका उसके नीचे है। याद रहेगा, एनसीईआरटी इस तरीके से पढ़नी है, एक एक चीज याद होनी चाहिए आपको। क्लियर है? जल्दी बताओ जिन लोगों ने गलत बोला, जल्दी बोलो जिन लोगों ने नोटोकॉर्ड बोला है, क्लियर और नॉट? यस, बहुत बढ़िया। चलिए, which one of the following group of animals is correctly matched with its one characteristic feature without even a single exception? Important question, जरूरी सुनो। reptiles reptilia possess three chambered heart with one incompletely divided ventricle, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, कौन? क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स रेप्टाइल्स होते हैं बट स्टिल उनमें फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है, वो एक्सेप्शन। कोर्डेटा पोजेस अ माउथ प्रोवाइडेड विद एन अपर एंड लोअर जो, नहीं, जो ए नेथोस्टोमेटा होते हैं उनके अंदर जो नहीं होता है, नाम ही है ए नेथो, नेथो मतलब जो, और ए मतलब एब्सेंट, तो एक्सेप्शन है। कॉन्ड्रिक्टिस जो भी कार्टिलेजिनस स्पीशीज होती हैं, दे पोजेस कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, ये बिल्कुल सही बात है, नाम ही है, कॉन्ड्रो वर्ड ही कार्टिलेज के लिए यूज होता है, तो जो भी फिश जिसमें कार्टिलेजिनस स्केलेटन होगा, एंडोस्केलेटन, वो कॉन्ड्रिक्टिस में आएगी। मैमेलिया गिव बर्थ थ्रू यंग वंस, नहीं। प्लेटिपस मैंने बता दिया, डक बिल्ड प्लेटिपस या प्लेटिपस, वो यंग वंस को बर्थ देता है, वो एग ले करता है, एग लेइंग मैमल है ये। ठीक है, क्लियर है? चलो, कॉमन कॉकरोच, ये एनिमल किंगडम से ज्यादा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, पता होना चाहिए आपको, इसलिए मैंने यहीं पे डाल दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द कॉलन, नहीं, यहां तक सही थी बात, लेकिन कॉलन से नहीं निकलते हैं, जंक्शन पे होते हैं, मिडगट और हाइंडगट के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुनो। हम लोगों के मन में क्या होता है कि कॉकरोच में क्योंकि ब्लड है, उसके ब्लड को हम हीमोलिम्फ बोल देते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ ऑक्सीजन का काम भी तो इसी का होगा,
लेकिन ऐसा नहीं होता। कॉकरोच में जो आपके ट्रेकियल ट्यूब्स का नेटवर्क है ना, ट्रेकियल ट्यूब्स हैं, यही डायरेक्टली ऑक्सीजन देती है हर एक टिश्यू को, और यहीं से फिर ये CO2 निकालती है। ठीक है, तो ब्लड का काम वहां पे आपका ऑक्सीजन डिलीवरी नहीं होता है। ट्रेकियल ट्यूब्स डायरेक्टली टिश्यू को, डायरेक्टली ऑर्गन को ऑक्सीजन देंगी और वहां से CO2 निकाल लेंगी। ब्लड का काम बाकी सब है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लाना या कुछ कुछ ये सारे काम करना वो ब्लड कर लेगा, लेकिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट उसका काम नहीं है। कलर ऑफ कॉकरोच का ब्लड, जल्दी बताओ, कॉकरोच के ब्लड का कलर जल्दी बताओ। क्या रेड होता है हमारी तरह? क्या रेड होता है? ब्लू, व्हाइट, बड़े अलग अलग कलर आ रहे हैं। ग्रीन तो नहीं बोलेगा कोई? रेड, कलरलेस, गुड। रेड नहीं होता है, यही चीज में देना चाहता था। रेड हमारे अंदर भी, हमारे अंदर हीमोग्लोबिन है, उनके अंदर क्योंकि ऑक्सीजन काम कैरी करना उसका काम ही नहीं है, तो हीमोग्लोबिन का क्या काम है? तो उनका कलरलेस या स्लाइट येलो कलर होता है। ठीक है, तो उनका जो कलर है वो कलरलेस है, उसका जो ब्लड है। नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया, नो इट इज यूरिक एसिड। द फूड इज ग्राउंड बाय मैंडिबल्स एंड गिजर्ड, ये बिल्कुल सही बात है, मैंडिबल्स और गिजर्ड। जल्दी बिना एनसीईआरटी पलटे जिसने भी कर लिया है आंसर करो। मैंडिबल अगर आप डायग्राम देखोगे ऐसे दिया हुआ है। मुझे ये बताओ, इनमें से ए और बी में से इंसाइजिंग रीजन कौन सा है? इंसाइजिंग रीजन ए या बी? हाँ, आई एम इन 10th बट स्टिल गिविंग सम राइट आंसर्स। बहुत बढ़िया, वेल डन अनंत, बहुत बढ़िया। चलो लगभग सबने सही आंसर किया, बी इज इंसाइजिंग रीजन आपका कॉकरोच का डायग्राम में दिया हुआ है। ये ध्यान रखना, जिन लोगों ने ए किया है ना, गलत कर दिया। अच्छा, गिजर्ड के अंदर व्हाट आर मैंडिबल्स एंड गिजर्ड? कौन सी क्लास में हो आप? यूजर के नाम से आप आए हो, कौन से इसमें हो? 10th में हो? अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप 11th में होगे। 11th में ना कॉकरोच दिया हुआ है, कॉकरोच के बारे में कुछ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में पढ़ाया हुआ है, वहां पे दिखाया हुआ है इसके बारे में। तो मैंडिबल होते हैं उसके मुंह में होते हैं जो काटने के काम आते हैं, खाना खाने के, और गिजर्ड उसके एलिमेंट्री कैनाल में है जिसका काम है फूड को क्रश करना, क्योंकि उसके अंदर कुछ काइटिनस प्लेट्स होती है। कितनी होती है बताओ भाई, कितनी काइटिनस प्लेट्स होती हैं? अंशिका वेरी गुड, सिर्फ एक को ही पता है, बहुत बढ़िया। ABC असली नाम से आ जाते हैं यार। और बताओ, जल्दी बताओ। मानसी वेरी गुड, आंसर इज हाँ भाई आकाश, बाकी सारे आंसर सारे थे, इसका आंसर क्यों नहीं आया? मुस्कान बहुत बढ़िया, प्रियांजलि बहुत बढ़िया। 6 लग रहा, 6 ही है, आंसर इज 6। ठीक है, 6 हार्डन्ड काइटिनस प्लेट्स होते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट इज, ये कितने लोगों ने सही किया है? आई गेस जिन्होंने पहले क्वेश्चन देखा उन्होंने सही किया होगा। कितने लोगों ने ये सही किया है बिना पहले देखे, पहली बार देखा बट सही किया है? कीर्ति, अंशिका बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बहुत लोगों को डाउट होगा इसमें कि सर हेड है, विसल मास है, फुट है, बिल्कुल सही बात है, पर क्या सेगमेंटेड है? सेगमेंटेड लिख दिया, इसका मतलब सेगमेंटेशंस है नहीं, मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं होती है, अनसेगमेंटेड होता है मोलस्का। डिवाइडेड होता है इसकी जगह, तो आंसर सही हो जाता। अगर इसकी जगह आता डिवाइडेड तो सही हो जाता, बट क्या यूज किया हुआ है? सेगमेंटेड। सेगमेंटेड का मतलब सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन नहीं होती है, आंसर नहीं हो सकता। ये एनसीईआरटी से बाहर की इंफॉर्मेशन है। मेटानेफ्रीडिया कुछ मॉडिफाइड नेफ्रीडिया होते हैं, वो भी एक्सक्रीशन का काम करते हैं मोलस्क में। एनसीईआरटी से बाहर की इंफॉर्मेशन बट मैंने जान के डाला ये दिखाने के लिए कि आपके दिमाग में रह जाए, रट जाए कि मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं होती है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? किसी कोई डाउट है? बाकी दोनों तो ठीक है, बाकी दोनों एनसीईआरटी की लाइन है। कोई डाउट है जल्दी बताओ, कोई डाउट है जल्दी बोलो। नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नो सिंगल एक्सेप्शन, ऑल स्पंजेस आर मरीन एंड हैव कॉलर्ड सेल्स। नहीं, स्पॉन्जिलाइज फ्रेश वाटर स्पंज मरीन नहीं होता है। मरीन का मतलब सी वाटर में रहने वाले। ऑल मैमल्स आर विविपेरस एंड पोजेस डायफ्राम फॉर ब्रीदिंग। ये बिल्कुल सही बात है, सब मैमल्स के पास डायफ्राम होता ही होता है, बट विविपेरस सारे नहीं होते। एगलेंगिया प्लेटिपस। ऑल रेप्टाइल्स पोजेस स्केल्स, सही बात है, हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट।
एंड आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड होते हैं बट 3 चेम्बर्ड हार्ट नहीं, क्रोकोडाइल होते हैं, एक्सेप्शन 4 चेम्बर्ड हार्ट। ऑल बोनी फिशेस हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स एंड ओपर्कुलम ऑन ईच साइड। ये बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू कैरेक्टर्स एंड फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, ये देख लो, ये आ गया दोबारा, मैंने जान के डाला है क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि हेड और आपका जो विसरल मास और फुट हम्प वो सब है तो लगता है कि सेगमेंटेशन है। तो मैं बार बार आपके माइंड में फिट करा देना चाहता हूँ इस टेस्ट के बाद, इस डिस्कशन के बाद, कि नहीं, मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं होती है। याद रखना है, बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है। बाकी अगर आप देखो तो बिल्कुल सही है, बाकी हर एक चीज सारी की सारी एनसीईआरटी से और बिल्कुल सही लिखा हुआ है। व्हाट इज कोल्ड ब्लडेड? कोल्ड ब्लडेड का मतलब है जो अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकता। जैसे हम लोग हैं, अभी टेम्परेचर भले ही बाहर 5 डिग्री या 4 डिग्री होगा, लेकिन मेरे अंदर का ब्लड का टेम्परेचर 37 डिग्री। क्यों? क्योंकि मैं मेंटेन कर सकूं अपना। लेकिन आपकी रेप्टाइल है, छिपकली है, लिजर्ड है, भाग जाती है ना सर्दियों में। क्यों? क्योंकि वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती, तो अगर वो बाहर रहेगी तो ठंड से मर जाएगी। ठीक है, तो वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो बर्ड्स और मैमल्स के अलावा सारे आपके जो बाकी एनिमल्स हैं, दे आर कोल्ड ब्लडेड। चलिए, इसमें लिखा है मैच द नेम ऑफ द एनिमल विद वन करेक्शन इन द फाइलम क्लास, तो ठीक है। एडेम्सिया पोरिफेरा नहीं, नाइडेरिया होता है, पोरिफेरा नहीं होता है। पेट्रोमाइजन साइक्लोस्टोमेटा बिल्कुल सही बात है। एक्टियोपिस टेरेस्ट्रियल रेप्टिल नहीं, एम्फीबियन होता है। लिम्युलस नहीं, मोलस्क होता है। नहीं, मोलस्क होता है या नहीं, मोलस्क थोड़ा ना होता है, आर्थ्रोपोड होता है ना ये। लिम्युलस आई गेस किंग क्रैब को ही तो बोलते हैं। बताओ बच्चों, हाँ लिम्युलस, ये देखो किंग क्रैब ही तो है ना? तो आंसर इज आर्थ्रोपोड। लिविंग फॉसिल, बहुत बढ़िया, लिविंग फॉसिल ही बोलते हैं इसको। फिर है करेक्ट मैच बताना है। अब इसमें वही कर लेते हैं, कौन सा है जो सबसे अलग है। ए से हो सकता है, हो सकता है मे बी बी से, सी किसी से हो सकता है। चलो हम एक लेते हैं, हम ए देखते हैं। ऑर्गन लेवल कहाँ पे होता है? पेरेटिमा, फेशियोला, स्पंजिला, ओबेलिया। चलो हम सारे कर लेते हैं, ठीक है। सेलुलर एग्रीगेट लेवल ये होता है स्पंज में, ये होगा। टिश्यू लेवल कहाँ पे होता है? टिश्यू लेवल होगा आपका ओबेलिया में। ऑर्गन सिस्टम लेवल कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो एक एक बाद में आप कर सकते हो एनालाइज, लेकिन टेस्ट करते हुए सिर्फ एक या दो से मैच करके फटाफट आगे बढ़ो, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना ज्यादा। Which one of the following groups of animals reproduce only by sexual means? एनसीईआरटी की लाइन है, टीनोफोर्स। एनसीईआरटी के ध्यान से पढ़ी होगी, क्वेश्चन बहुत इजी लगा होगा, नहीं पढ़ी होगी तो बहुत मुश्किल लगा होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये देखिए, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रहा। देख लो इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। हाय राम, बहुत बढ़िया। पहले हम डिस्कशन खत्म कर लें फिर बातें करेंगे, ठीक है। चलो 10 क्वेश्चन बचे हैं बस। ये गलती से बॉटनी का आ गया था सेक्शन बी में, कोई दिक्कत नहीं है। जब बॉटनी की डिस्कशन कराएगी दिव्या कराएगी, 658 स्कोर है जिसका, वो इसको करा देगी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सेल एग्रीगेट एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताता हूं, लास्ट तक रखना। फिजिक्स केमिस्ट्री बताऊंगा, अभी क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले फटाफट से 8 क्वेश्चन कर ले बचे हुए। Which one of the following living organisms completely lacks a cell wall? साइनोबैक्टीरिया में होती है, सैक्रोमाइसिस में होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी में होती है। ये क्वेश्चन ज्यादा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एज कंपेयर टू एनिमल किंगडम, बट क्योंकि ये एनिमल है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। आंसर इज बी। प्लेनेरिया पोजेसिस हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि प्लेनेरिया को आप कट भी कर दोगे वो रीजनरेट कर जाएगी, ठीक है। अगर आई प्लेनेरिया इसको यहां से कट किया, थोड़े टाइम में दोबारा ऐसी बन जाएगी। अ मरीन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, टोरपेडो। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं, फिश 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 लिखा है, लिखा है, लिखा है, ये रहा। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, एग्जांपल टोरपेडो। एनसीईआरटी की लाइन से आया है, ठीक है। आंसर इज टोरपेडो। ये क्या है? स्कोलेडोन कौन सा है? कॉमन नेम बताओ जल्दी इसका, जल्दी बताओ। रटे होने चाहिए एनिमल किंगडम के एग्जांपल जो एनसीईआरटी में है। बहुत बढ़िया, कनिका, अंशिका, यशिका, बहुत अच्छे। एबीसी बहुत अच्छे, आपका नाम देख के हंसी आ रही है मुझे यार। आंसर इज डॉग फिश।
मैंने क्यों पूछा? डायग्राम देखो ना, आपको लगेगा शार्क है, अगर आ जाए शार्क नहीं है वो डॉग फिश है, ठीक है। मतलब ग्रेट व्हाइट शार्क ऑप्शन होगा जरूर एक, और ग्रेट व्हाइट शार्क बहुत लोग करके आएंगे, दिखने में शार्क ग्रेट व्हाइट शार्क जैसी लग रही है वो दिखने में। देखना आप क्लास खत्म होने के बाद, सेशन खत्म होने के बाद। फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स: fasciola, ascaris, nereis, periplaneta. ओके, एक्सेप्ट fasciola, rest all have a complete digestive system. बिल्कुल सही बात है, fasciola होता है platyhelminths में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ascaris कंप्लीट है, एस्केलमिन्स नीरिस एनालिड कंप्लीट है, पेरिप्लैनेटा आर्थ्रोपोडा कंप्लीट है, सबके अंदर कंप्लीट है। एस्केरिस एंड नीरिस बाकी तो गलत ही हो गया, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आंसर एक हो गया है, ठीक है। तो आपको याद कर लेना है कि किसमें इनकम्प्लीट है। वैसे आपको ना ऑप्शन सारे पढ़ने हैं क्योंकि सारे ऑप्शन ही जरूरी हैं, बट इसमें क्योंकि हो सकता है बहुत ए एंड बी ए एंड सी ऑल ऑफ द अबव दिया हो, तो इसलिए सारे ऑप्शन पढ़ने होते हैं, बट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सारे नहीं है ऐसे, तो आप एक से ही कर सकते हो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट बेबी प्रेस, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दो तीन चीजें मैं आपको रटवाना चाहता था इस टेस्ट के बाद, एक मोलस्का वाली, एक ये कि जरूरी नहीं है सारे मैमल्स आपके क्या करते हैं, चाइल्ड को लाइव बर्थ देते हैं। ये दो फैक्ट्स लेके जाना है इस डिस्कशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा, पैरापोडिया किसमें होते हैं, किसमें होते हैं पैरापोडिया? नीरिस में होते हैं, एनालिडा में होते हैं, नीरिस इज एनालिड, ठीक है। चलो, होमियोथर्मी इज एग्जिबिटेड बाय, बार बार बता चुका हूं, होमियोथर्मी किस किस में होती है, बर्ड्स और मैमल्स में होती है, सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स में होती है। इकोलॉजी में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि क्यों इतने कम ऑर्गेनिजम्स ने ही होमियोथर्मी को चूज किया। भाई ये तो गिन के आपके 1% भी नहीं बनेंगे टोटल एनिमल्स के, 70% तो सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स हैं, तो 99% से भी ज्यादा एनिमल्स ने होमियोथर्मी को चूज क्यों नहीं किया, एवोल्यूशन ने क्यों नहीं दी उनको, रीजन है इसके पीछे, ये पढ़ाऊंगा मैं। स्कोलियोडॉन ही इज डॉग फिश है, फोग फिश नहीं है भाई, डॉग फिश है प्रियांजलि। बहुत बढ़िया आकाश, ये इकोलॉजी में पढ़ेंगे हम लोग। एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकोर्डेट्स शेयर विद कोर्डेट्स इज, वेंट्रल तो कभी हो ही नहीं सकती, कोर्डेट्स में होती है डोर्सल, और ट्यूबुलर होलो नर्व कॉर्ड होती है। फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स, फेरिंग्स विद गिल्स, गिल स्लिट्स दोनों में होते हैं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड नहीं, नोटोकॉर्ड आपके होते ही होते हैं कॉर्डेट्स में भी, उसमें भी, ठीक है। तो फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स डायग्राम देख लो, दोबारा दिखा देता हूं, उस डायग्राम से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। ये दिख रहे हैं गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स दिख रहे हैं ना, ये चारों चीजें याद होनी चाहिए क्योंकि ये करने के लिए, ठीक है। चलो एक सेकंड बस, अपना लास्ट क्वेश्चन बचा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट अ होम्योथर्म, होम्योथर्म मतलब जो वार्म ब्लडेड नहीं है, तो कौन सा है, मैक्रोपस है, कैमेलस है, सिटेगुला है, चिलोन नहीं है, ठीक है, ये आपका रेप्टाइल है। चलो, हाँ जी, चलो, तो घर पे हूं ना मैं, लॉकडाउन लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए डिस्टर्बेंस हो जाती है कभी कभी। अब बताओ कितने, 150 में हॉर्स के नाम में नाम ही है इक्वस कैलिबस है, तो आंसर भी बहुत होना चाहिए था ना। 150 बॉटनी का क्वेश्चन है, 150 आपका लिविंग वर्ल्ड से आया हुआ है, तो जब बॉटनी की डिस्कशन होगी तब पूछना, मैं फटाफट से देख लूं फिर भी क्या बोलना चाह रहे हो आप। क्या बोल रहे हो? प्रियांजलि, मैं मरूंगा, क्या पूछा है इसमें, ऑर्डर पूछा है?
ठीक है, स्पेसिफिक नेम बोल रहे हो तुम उसका। हाँ भाई, अब बताओ कैसी थी जूलॉजी। कुछ क्वेश्चन थे, मैंने बहुत ट्राई किया, मैं जितने अच्छे बना पाऊँ उतनी अच्छा बना पाऊँ, पर एनिमल किंगडम सही बताऊँ तो मुझे आई हेट दिस चैप्टर। सिर्फ रटने का काम है, कुछ समझाने का है ही नहीं। तब भी मैं जितने कॉन्सेप्चुअल ट्रिकी क्वेश्चन बना सकता मैंने बनाए। बट जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना, जो अच्छे चैप्टर्स आएंगे, बायो सिर्फ 2-3 चैप्टर हैं जो प्योर रट्टा है, उसके अलावा कॉन्सेप्चुअल है। वहां देखना आपके मैं कितने ब्यूटीफुल ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करने वाला हूँ कि दिमाग घूम जाए आपका। When will you teach, sir, the whole syllabus for NEET 2023? ओके, ऑनलाइन क्लासेस जो है हमारी, ऑनलाइन क्लासेस बाहर वाले बच्चों के लिए, जेनेसिस के जो अलग बच्चे हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, वो 25 जैन से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 25 जैन से हो रही है नीट 2022 एंड 2023 के लिए। और जो बाकी 9th एंड 10th के बच्चे हैं, उनके लिए भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। 9th एंड 10th के बच्चों के लिए भी हम नेक्स्ट मंथ तक ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, जिसमें पूरा कंप्लीट कोर्स होगा आपका। ठीक है, तो राम, आपके पास मेरा नंबर होगा ही गेस, आप मुझे एक बार वो करना, व्हाट्सएप करना, मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, इज इट फ्री टू स्टडी? यार फ्री तो ऑब्वियसली हम नहीं रख पाएंगे ना, जो टीचर्स हैं, जो उनको लाया हुआ है, जो अपना सारा काम करके आपको पढ़ाने वाले हैं, उनको भी तो खाना पीना चाहिए ना, तो थोड़ा बहुत पैसा तो उनको भी देना पड़ेगा। बट हाँ, बहुत कम फीस रहेगी। बट हाँ, डेफिनेटली थोड़ी बहुत फीस तो हमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें अपने टीचर्स को, जो टाइप करने वाला स्टाफ है, जो टेक्निकल स्टाफ है, सबको सैलरी देनी होती है ना, तो फ्री नहीं रख पाएंगे हम यार। बट हाँ, मिनिमम से मिनिमम होगी। और क्लासेस बायो की तो पर्सनली मैं ही लूंगा, बाकी सब्जेक्ट की भी जो टीचर्स से मैं पढ़ा हूं, जिन्होंने मुझे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कराई है, वो ही आपको कराएंगे, सेम टीचर्स। ठीक है, सारी ऑनलाइन क्लासेस होंगी और इवनिंग टाइम में होंगी, कि आप स्कूल से और बाकी अगर कहीं से पढ़ रहे हो तो वहां से फ्री हो जाओ। अब बताओ बाकी किसको क्या क्या डाउट्स थे, फटाफट से Q&A सेशन रख लेते हैं। बता दूं मैं, बॉटनी की डिस्कशन होगी, वो कराएगी दिव्या। शी स्कोर्ड 658 आउट ऑफ 720 इन नीट 2021। तो आप में से जितने आपके ड्रॉपर्स हैं, जिन्होंने ड्रॉप किया है, वो इससे बात करना, और इसको मैं बोलूंगा कि आपको बताएगी इसने कौन सी चीज अवॉइड की थी ड्रॉप ईयर में, जिससे इसका सिलेक्शन सेकंड टाइम में हुआ, उसने क्या मिस्टेक की थी फर्स्ट टाइम में, तो इससे वो बातें जरूर पूछनी है। फिजिक्स हमारा टॉपर कराएगा, 690 आउट ऑफ 720 आए हैं जिसके, हार्दिक। और इसने +2 के साथ ही सिलेक्शन ली है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया, 690 स्कोर आया, ये फिजिक्स कराएगा आपको। इसने फिजिक्स क्वेश्चन डिजाइन किए हैं, और ये फिजिक्स बहुत अच्छे से कराने वाला है। तो आप इससे पूछना कि कैसे इतना अच्छा स्कोर ला सकते हैं, क्या एक्स फैक्टर था जिसने क्या अलग किया था। और केमिस्ट्री टिशा कराएगी, टिशा सिंगला। शी ऑल्सो स्कोर्ड 650 अबव, एग्जैक्ट स्कोर भूल गया मैं। उसने केमिस्ट्री डिजाइन किया, उसका केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट था। इसने और दीप सिमरनजीत, जिसका 682 स्कोर आया है, उन दोनों ने मिलकर केमिस्ट्री डिजाइन की है, और ये आपको केमिस्ट्री कराएगी, बहुत अच्छे से कराएगी। ठीक है, तो इन लोगों से पूछना कि रिसेंटली क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या अलग करने की जरूरत है, अगर आपको अभी नीट निकालना है, क्योंकि इन्होंने जस्ट इसी साल निकाला है, और आपको नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर निकालना है, तो इनसे बेस्ट गाइड आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कल बॉटनी करवा दूंगा, और फिर 1-2 दिन बाद आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री हो जाएगी। जितनी भी डिटेल्स आती हैं, कब हो रहा है डिस्कशन, कब होगी, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाती है। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो। और अगर टेलीग्राम पे नहीं हो, तो आप व्हाट्सएप पे जो मैंने आपको नंबर शेयर किया ऊपर चैट में देख लेना, 7838305583, दोबारा लिख देता हूँ सबके लिए। उस पर आप मैसेज कर देना, आपके ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहां पे भी सारी डिटेल्स आ जाती हैं कि कौन सा जो आपका डिस्कशन कब हो रही है और कौन करा रहा है, सब कुछ इसमें आ जाएगा। लॉगिन डिटेल्स आकाश मुझे पर्सनल मैसेज करना, मैं आपको भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई डाउट किसी का? क्लासेस स्टार्ट 25 से हो रही हैं। सिर्फ जूलॉजी होगी, यस आज सिर्फ जूलॉजी होगी। भाई आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, आपको पूरा ऐसा ना लगे कि 3 घंटे बैठना बहुत मुश्किल होता है, तो हम 1-1 घंटे के सेशन में ही करेंगे, कि 1 घंटे में एक सब्जेक्ट करके खत्म करें। हाँ भाई, डिटेल्ड रिपोर्ट अभी थोड़ी देर में हो जाएगी, मैंने बात कर दिया, टेक्निकल टीम को बता दिया। डिटेल्ड रिपोर्ट में थोड़ा सा पंगा आ रहा था, अब सेट हो जाएगा सारा, अब दिखने लग जाएगा अभी थोड़े टाइम में। तो आप में से जो लोग क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज करना, इसी नंबर पे कर देना, 78383 वाले पे, और मैं आपको पूरा जो शेड्यूल है और सब कुछ है बड़े अच्छे से बता दूंगा। बायोलॉजी में खुद कराऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे टीचर से कराएंगे, और फीस बहुत ही कम है, तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं। और जिन लोगों ने टेस्ट एंड डिस्कशन सीरीज का ट्रायल पेज पे दिया था, तो अगर आप अभी
नेक्स्ट टेस्ट देना चाहेंगे तो आपको थोड़ा सा पे करना पड़ेगा, वो आप कर देना। बाकी अगर आप चाहते हो पहले आप सारी डिस्कशन लगा लें फिर अपना मन बनाएं, वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भरोसा है कि डिस्कशन बहुत फायदेमंद चीज है, सबके लिए फायदा है, तो आप कर सकते हैं तब। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सेल एग्रीगेट एंड टिश्यू लेवल। सेल एग्रीगेट का मतलब क्या है, बहुत सारे सेल हैं जो लूजली बस पड़े हुए हैं, आपस में इंटरेक्ट बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, सब अपना इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहे हैं। टिश्यू का मतलब क्या है, सेल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और फिर एक फंक्शन आ रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो, अच्छा क्वेश्चन है, सुन लो बाकी लोग भी। क्वेश्चन क्या है कि सेल एग्रीगेट और टिश्यू लेवल में फंक्शन डिफरेंस क्या है। भाई वहां भी बहुत सारे टिश्यू हैं, यहाँ भी बहुत सारे, सॉरी वहां भी बहुत सारे सेल हैं, यहाँ भी बहुत सारे सेल हैं। डिफरेंस ये है कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल एग्रीगेट में आपके सेल्स ऐसे पड़े हुए हैं बस, और वो सारा काम कर रहे हैं। टिश्यू में जो सेल्स हैं वो यूजुअली ऐसे बहुत, एक तो ही लिनिएज के होंगे मोस्टली, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक दूसरे के फंक्शन में हेल्प करेंगे। ठीक है। तो अगर आप मस्कुलर टिश्यू का में जुड़ा हुआ है तभी एक यूनिट की तरह वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा। ठीक है। अगर ऐसा ना हो तो सारे मसल सेल अलग अलग पड़े होते, कॉन्ट्रैक्ट कर रहेगा, अपना कर रहेगा, अपना कर रहेगा, साथ में पड़े हुए, वो सेलुलर, वो एग्रीगेशन होती है। वेरिएशन बताओ, वेरिएशन पढ़ूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ए सेक्सुअल में भी बिल्कुल ठीक है, यूजुअली नहीं आती बट म्यूटेशन की वजह से आ सकती है। कोई डाउट? इन एनेलिडा नर्वस सिस्टम गैंग्लिया कन्वर्टेड लेटरल नर्व टू डबल वेंट्रल। आकाश या अलग में भेजना, बहुत बड़ा डाउट हो गया, मेरे को भेजना। सर फुल कोर्स ऑफ नीट इज फ्री ऑन द प्लेटफॉर्म? नहीं यार, फ्री नहीं है, कुछ प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको कोई और टीचर पढ़ा रहे होंगे। बट हाँ, हमारे प्लेटफॉर्म पे आओगे तो डेफिनेटली बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री भी टॉप नॉच टीचर पढ़ाने वाले हैं। थोड़ी सी क्योंकि हमें सबको सैलरी पे करनी है, हमारे पास कोई इन्वेस्टर नहीं है जिनसे हम ले लें हाँ विद, और हम फ्री में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। वो काम नहीं कर रहे हैं हम, और ना ही हम बहुत ज्यादा लंबी क्लास पढ़ाएंगे, हजार, फिर इंटरेक्शन नहीं रहती, डाउट्स रह जाते हैं। हम बहुत शॉर्ट बैचेस। और कोई डाउट है? कोई और डाउट टेस्ट एंड डिस्कशन सीरीज के बारे में, क्लासेस के आप पूछ सकते हैं। और आप 10th क्लास में आप भी क्या कहते हैं आराम से व्हाट इज अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ योर क्लासेस? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्लीट कोर्स 11th 12th इंक्लूडिंग पीडीएफ में स्टडी मटेरियल इंक्लूडिंग टेस्ट एंड डिस्कशन, और हमारी ऐप है, वीडियो लेक्चर, हाई चैप्टर टेस्ट, मॉक टेस्ट, यूनिट टेस्ट, सब कुछ है। इस सब का कॉस्ट इज जस्ट 15,000 प्लस जो भी। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का, दोनों साल का सिलेबस, रियल और टेस्ट सीरीज, बट ऑनलाइन क्लासेस होंगी सारी, और ये 4 to 5 हो जाएगा। ठीक है, नीट 2022 से पहले हो जाएगा, 23 देने वाले हैं, नीट 2023 देने वाले हैं, तो आपकी जो क्लासेस नेक्स्ट ईयर होगी, बट वो भी इसी में कवर्ड है। टोटल कितने 2022 के लिए मिनिमम 19 टेस्ट है। मिनिमम का क्या मतलब है, हम लोगों ने मई का टारगेट कि मई में नीट होना चाहिए। ठीक है, पर मई में ऑब्वियसली नीट होगा नहीं, नीट अगस्त या सितंबर में होगा, तो हम इसके बाद इसको बढ़ते जाएंगे, एटलीस्ट आप 40 का होंगे ही होंगे, क्योंकि नीट डिले होने ही वाला डेफिनेटली। ठीक है, तो आपके 30 से 40 टेस्ट होंगे, और नीट 2021 वालों के लिए और 12th के टेस्ट आपके लगभग इतने ही नेक्स्ट ईयर होंगे। व्हाट इज गारंटी यार, एम्स का बंदा आपको पढ़ा रहा है, यूट्यूब चैनल में इतना बड़ा है, नहीं, मतलब मैं आपकी चिंता समझ रहा हूँ, लेकिन इतना तो भरोसा आपको करना पड़ेगा ना। कल देख लो, वहां पे मैं ही मिलूंगा आपको, वीडियोस कुछ गड़बड़ कमेंट पढ़, कोई कमेंट ऐसा आता है कि ये तो पैसे लेके भाग गया यार,
ठीक है ना। तो आपका कंसर्न कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स से बात कराना चाहते हैं, मेरी बात कराना, सच कोई मतलब क्या बोल सकता हूँ, क्या गारंटी दे सकता हूँ, हाँ मैं अपनी दिखाऊं, मैं आपको अपनी एम्स और रूम वो भी दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत, मेरे को कोई डर नहीं है। लेकिन हाँ अगर आप फिर भी डाउट है तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं। और कोई डाउट किसी को? आप मेरे को एक सेकेंड, और कोई डाउट किसी को पूछ सकते हैं यार। फिर डाउट नहीं है, हाँ भाई यूजर, हेलो, बोलो जल्दी बोलो, फिर मैं क्लास एंड करता हूँ। एक सेशन है नीट 2023 एस्पायरेंट्स की, जो आप में से नीट 2023 देने वाले हैं वो सेशन अटेंड कर लेना, उसका लिंक भी चैनल पे डला हुआ है। ठीक है। वेरिएशन इन एसेक्सुअल वही बहुत बड़ा topic है, बहुत इंपॉर्टेंट, इजीली खत्म नहीं होगा। अलग से मैसेज देना, मैं आपको अलग से समझा दूंगा। ठीक है, चलिए फिर इसे करते हैं, और अपने आप का जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली कल हो जाएगा। बाय बाय, गुड नाइट।